हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रोशन शाह स्टडी पॉइंट। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 को समझेंगे। चैप्टर नंबर 4 है हमारा। देखिए, सबसे पहले तो जान लीजिए क्लास 12 की बात कर रहे हैं हम लोग। क्लास 12 का चैप्टर 4। चैप्टर 4 है आपका दक्षिणी चित्रकला। दक्षिणी चित्रकला। देखिए, इस चैप्टर की शुरुआत हम कर चुके थे। हमने ज़्यादातर टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। हम बीजापुर, अहमदनगर और थोड़ा-सा हिस्ट्री के बारे में जान लिया था। आज का जो ये लेक्चर रहेगा ना, इसमें हम लोग बस जो छोटे-छोटे टॉपिक हैं, एक गोलकुंडा और 2 आपके आर्ट वर्क हैं। बस 3 टॉपिक को जानेंगे और जल्दी से फिर कंप्लीट करते हैं अपने चैप्टर को। बस एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जिन बच्चों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है, तो आप लोग जाइए उसको देखिए, क्योंकि अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है, तो आप यहाँ उसको समझ नहीं पाएँगे, आपको परेशानी होगी। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उससे उसके माध्यम से देख सकते हैं। तो दक्कनी चित्रकला का मतलब है कि जो दक्कन के क्षेत्र में विकसित हुई, इस वाले क्षेत्र में जो कला विकसित हुई, उसको हमने कहा दक्कनी चित्रकला। अब ये जो चित्रकला थी, दक्कनी चित्रकला अपने आप में कोई एक चित्रकला नहीं है, बल्कि ये 3 चित्रकलाओं को मिलाकर बनी है। और वो 3 चित्रकलाएँ कौन-कौन सी हैं? वो है बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर। इन 3 कलाओं को मिलकर बनी दक्कनी चित्रकला। हम लोगों ने बीजापुरी चित्रकला को जान लिया, अहमदनगर की चित्रकला को जान लिया। आज बात करेंगे गोलकुंडा, क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं हो पाया, तो इसको समझ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, गोलकुंडा की अगर हम बात करें, तो जो गोलकुंडा था, उसकी स्थापना होती है 1512 में। 1512 में इसकी स्थापना हुई और कुछ ही सालों में ये एक बहुत ही समृद्ध राज्य बन गया। लगभग 17वीं सदी तक आते-आते ये एक समृद्ध राज्य के रूप में उभर चुका। बड़ा ही समृद्ध राज्य बन चुका था। इसकी समृद्धि के कारण क्या थे? तो पहला कारण था समुद्र के साथ व्यापार। मतलब ये इसकी जो सीमाएँ हैं वो समुद्र से मिलती थी। इस कारण से समुद्री व्यापार करता था ये। और किन देशों के साथ करता था? तो ये जो दक्षिण एशिया के देश हैं, उनके साथ व्यापार करता था। ये उनको लोहे का निर्यात करता था, साथ ही सूती वस्त्रों का भी निर्यात करता था, क्योंकि भारत में लोहा और सूती वस्त्र खूब लंबे समय से रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, दूसरा कारण है फ़ारस के साथ व्यापार। ये फ़ारस के साथ भी इनका अच्छा खासा व्यापार था। हुँ, फ़ारस के साथ व्यापार, ठीक है? और सबसे महत्वपूर्ण कारण था यहाँ पर हीरे की खानें। इस पूरे क्षेत्र में हीरे की खान मौजूद, जिसने आगे चलकर व्यापार को और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया और यहाँ के जो शासक थे उनकी स्थिति को भी और मजबूत कर दिया। इसके अलावा इन्होंने विजयनगर को भी लूट लिया था, ठीक है? बीदर, बरार को भी अपने में शामिल कर लिया था। तो यानी कि अब इनके पास समृद्धि की कोई कमी नहीं थी। तो धीरे-धीरे क्या किया, अब इन्होंने कला में अपना कदम रखा। तो हमें जो कला के या जो चित्र मिलते हैं, वो हमें सबसे पहले जो गोलकुंडा शैली में चित्र मिलते हैं, वो 14वीं-15वीं शताब्दी के हैं। अब चित्रों की या कला की शुरुआत कैसे होती है उसको जानते हैं। 17वीं सदी में क्या होता है कि कुछ डच व्यापारी आते हैं, समझ लेते हैं फिर लिखेंगे। 17वीं सदी में कुछ डच व्यापारी आते हैं, व्यापार करने। उसके बाद जब वो व्यापार करने आते हैं, तो वो अपने साथ कुछ चित्रों को लेकर जाते हैं और उनको यूरोप के मार्केट में सेल कर देते हैं। जब वो सेल करते हैं, तब कई सारे कलाकार, मतलब सेल करने के बाद ही जो गोलकुंडा चित्रकला थी वो प्रसिद्ध हुई। क्योंकि तब चित्रकारों ने, कलाकारों ने देखा कि ये तो अलग ही शैली में बने हुए हैं, ठीक है? और इनकी शैली, इनके रंग, जिनका जो आकार है वो तो अन्य चित्रकला से बड़ा ही अलग है। इस तरीके से विद्वानों का बड़ा ही आकर्षण इसकी तरफ पैदा हुआ। धीरे-धीरे करते देखते हैं कि गोलकुंडा जो चित्रकला थी वो और विकसित होने लगी। व्यापारी आने लगे, चित्र को लेके जाने लगे, चित्र बनाए जाने लगे। शुरुआत में तो दरबार के चित्र बन रहे थे। उसके बाद धीरे-धीरे करके अन्य शासकों ने भी अपने चित्र बनवाए और भी अन्य विषयों पर, सामान्य विषयों पर चित्र बनने लगे। गोलकुंडा शैली में जो चित्र बने,
उसमें से 2 चित्र बड़े ज़रूरी हैं। एक तो चित्र है जो 5 चित्रों का समूह है। ये जो चित्र है इसमें एक चित्र है जिसमें एक शासक का चित्र है जो जो शासन पे बैठे हुए हैं। उन्होंने मलमल का कोट धारण किया हुआ है और हाथ में तलवार ली हुई है। वो चित्र बड़ा ही प्रमुख है। इसके अलावा जो बाकी के चित्र हैं, उनको देखने पर ऐसा लगता है कि उन चित्रों में सबसे अधिक सुनहरे रंग का प्रयोग हुआ है, यानी कि गोल्डन रंग का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है। इसके अलावा बैंगनी रंग का बहुत बड़े स्तर पर प्रयोग किया है। जो अ, बनाए गए हैं, ठीक है? मतलब जो वस्त्र हैं, उस पर देखते हैं कि वो वस्त्र बड़े ही चित्रकारी और आभूषण से युक्त हैं। उन वस्त्रों पर चित्रकारी की गई है, ठीक है? इसके अलावा एथनिक वस्त्र उन्होंने पहने हुए हैं, उस पर हमें फ़ारसी प्रभाव दिखाई देता है। तो ये विशेषताएँ थी गोलकुंडा शैली की। इसके अलावा 2 एक चित्र हमें देखने को मिलता है। पहला चित्र ये था, दूसरा है मोहम्मद कुतुब शाह। मोहम्मद कुतुब शाह कुतुब शाही जो वंश था, जिसने गोलकुंडा पर शासन किया था, उसके ही एक शासक थे। उन्होंने अपना एक चित्र बनवाया और उस चित्र में मतलब वो जब दीवान पर थे, तब उन्होंने उस चित्र को बनवाया। और उन्होंने जो टोपी पहनी हुई है, जो पूरा स्ट्रक्चर है, गोलकुंडा या दक्षिणी भारतीय जो शैली है, उसका प्रभाव दिखाई देता है। तो बस यही 2 चित्र अगर आपसे पूछा जाता है, तो आप मोहम्मद कुतुब शाह का चित्र बता सकते हैं और 5 चित्रकारियों का जो समूह है, उसको बता सकते हैं। तो ये 2 चित्र हैं। अब हम बात करते हैं अपने कुछ आर्ट वर्क्स की। आर्ट वर्क्स में 2 हैं, एक हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जी का चित्र लगा है और दूसरा है पोलो खेलती हुई चाँद बेबी, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं उसको अब। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था और हमने बात कर ली 17th सेंचुरी में आते हैं कौन? डच आते हैं। डच अपने साथ कुछ चित्रों को ले गए और उन चित्रों को उन्होंने क्या किया? यूरोप के मार्केट में सेल कर दिया। सेल किया, तब जाके जो गोलकुंडा चित्रकला थी, वो प्रसिद्ध हुई, ठीक है? अब नेक्स्ट आर्ट वर्क वाला टॉपिक समझते हैं एक बार। सबसे पहला है पोलो खेलती हुई चांदी। देखिए, ये जो पोलो खेलती हुई चांदी भी है, ये एक शासिका थी बीजापुर। तो ये चित्र यह चित्र सर्वाधिक समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से परिष्कृत दक्कन राज्य के बीजापुर की रानी चांद बीबी का है। तो यानी कि जो बीजापुर राज्य था वो बड़ा ही समृद्ध था और सांस्कृतिक रूप से भी परिष्कृत था, ठीक है? तो बीजापुर की एक रानी थी चांद बीबी, उनका ये चित्र है। चांद बीबी ने सम्राट अकबर के द्वारा राज्य पर अधिकार करने के राजनीतिक प्रयासों का विरोध किया। तो जब अकबर ने उनका जो राज्य था, उस पर कंट्रोल करने का प्रयास किया, तो उन्होंने उसके राजनीतिक प्रयासों का विरोध किया। सम्माननीय और निपुण शासक चाँद बीबी बड़ी खिलाड़ी भी थी और इस चित्रण में वह चौगन खेलते हुए दिखाई गई। चौगन एक प्लेयर होता था, सॉरी एक प्ले होता है, जिसको आज हम पोलो भी कहते हैं, ठीक है? ये उस समय का लोकप्रिय शाही खेल है। यह चित्र बहुत बाद की अवधि की प्रांतीय शैली का है और ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। तो ये वो चित्र है, तो देखते हैं कि किसका है, चांद बीबी का है। बीजापुर की एक रानी थी, उनका है, इसको याद रखना। इन्होंने अकबर के द्वारा जो विस्तार की नीति अपनाई गई थी, उसका उन्होंने विरोध किया था। तो ये पोलो खेल रही हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से, देखिए, ये हॉराइज़न है, उसको कितना ऊपर दिखाया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये एक दक्षिणी जो चित्रकला है उसका उसकी विशेषता रही है। उसके बाद आप देख सकते हैं हरे रंग का कितना अधिक प्रयोग हुआ है यहाँ पर, ठीक है? और साथ में आप देख सकते हैं जो घोड़े हैं, उस पर भी हमें जो विशेष रूप से दक्षिणी प्रभाव दिखाई देता है और साथ-साथ में कुछ लिखा भी हुआ है। तो ये आप स्काई ब्लू कलर का देख सकते हैं कितना अधिक प्रयोग हुआ है। तो ये कुछ इसके बेसिक फीचर हैं। उसके बाद है अगला, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो। इसमें हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ, देखिए। ये हज़रत निज़ामुद्दीन हैं और ये थे उनके शिष्य अमीर खुसरो। तो जो हज़रत निज़ामुद्दीन हैं, वो अपने शिष्य अमीर खुसरो के
कव्वाली सुन रहे हैं। तो अमीर खुसरो जो थे वो उनके शिष्य थे, उन्होंने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जी के लिए कुछ कव्वाली लिखी थी उनकी प्रशंसा में, जिसको आज भी दिल्ली में एक जगह है जिसको बोलते हैं निज़ामुद्दीन, ठीक है? निज़ामुद्दीन में इनकी दरगाह है, वहाँ पर इनकी कव्वालियाँ होती हैं और बहुत प्रसिद्ध जगह है, वहाँ पर अलग-अलग देशों से लोग आते हैं उनके कव्वालियाँ सुनने के लिए। तो वो हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह है। इसके अलावा एक बार क्या चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित, तो कहाँ पे है ये? हमारा जो नेशनल म्यूज़ियम है, दिल्ली में है, ये वहाँ पर संग्रहित है। यह प्रांतीय प्रोविंशियल चित्र हैदराबाद, दक्कन का है। ये 13वीं शताब्दी के पूर्वतीय सूफी संत हज़रत निज़ामुद्दीन, ये एक सूफी संत थे, ठीक है? सूफी संत थे, हज़रत निज़ामुद्दीन का है। इस चित्र में वे अपने शिष्य प्रसिद्ध कवि विद्वान हज़रत अमीर खुसरो का संगीत सुन रहे हैं। इन दिनों नई दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर अमीर खुसरो पीर की प्रशंसा में कव्वालियाँ आयोजित की जाती हैं। इस नियमित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। हैदराबाद के दरबार से लिया गया ये चित्र बगैर किसी तकनीकी और कलात्मक परिष्करण के अति सरल चित्र है। इसके बावजूद इसमें भारतीय लोकप्रिय विषय का विवरणात्मक और आकर्षक चित्रण। तो ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया है हैदराबाद के दरबार से लिया गया ये चित्र और ये बड़ा ही सरल चित्र है। इस चित्र में हज़रत निज़ामुद्दीन है और वो अपने शिष्य का संगीत सुन रहे हैं जिनका नाम है अमीर खुसरो, ठीक है? तो आप देख सकते हैं गोल्डन रंग का कितना अधिक प्रयोग है। आप इनके वस्त्रों को देखें तो वो भारतीय शैली में है, मुगल प्रभाव दिखाई दे रहा है आपको। इसके अलावा आप देख सकते हैं स्काई ब्लू कलर का कितना अधिक प्रयोग हुआ है और ये एक सामान्य चित्र है। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है वो भी कंप्लीट होता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 का सारी चीज़ें हमने देख ली है। कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँगे और चैप्टर नंबर एक बार 5 हो जाए पहाड़ी स्कूल वाला, उसके बाद हम लोग अपने जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं या कोशिश करूँगी कि मैं आपको इससे पहले ही यानी कि नेक्स्ट वीडियो हम लोग एक बार प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे लेकर आ जाएँ और इसके अलावा जो अभी तक पीवाईक्यू पूछे गए हैं प्रीवियस क्वेश्चंस उनको देख लेंगे, ताकि आप लोग को आइडिया मिल जाए कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और अगर आप लोगों ने सिलेबस को नहीं समझा है तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग प्लीज़ जाके अपने सिलेबस को देखिए। क्योंकि अगर आप लोग को सिलेबस पता हो जाएगा तो आपके 25-30% तक का आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपके एक मार्क्स वाले जो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने आपको कहा है कि आप लोग एक बार सिलेबस को देखिए, बहुत ईजी सिलेबस है, आपको आपके फिंगर्स पे याद हो सकता है, इतना छोटा सिलेबस है। तो जाइए सिलेबस को देखिए और अभी तक के चैप्टर्स को जल्दी से कवर कर लीजिए ताकि जब भी आपका एग्जाम हो आप अच्छे से वो कर सके। और साथ ही मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आपका फाइन आर्ट का एग्जाम कब है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पीवाईक्यू के साथ और आप लोग पढ़ते रहिए, आने वाले एग्जाम की अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।